वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आपका स्वागत है। और एग्जाम्पल प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर जो चल रही थी उसकी अब हम सीरीज नंबर 16 पे आ चुके हैं। 15 तक का हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स और एग्जाम्पल्स देखे जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और ये कंटिन्यूएशन पे है और आपको भी बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद। पहला लिखा हुआ है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल फेल। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। मतलब इसको सही से बोल दो तो लिखा अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो यू विल फेल, यानी कि आप असफल हो जाओगे। ठीक है, तो मालूम है सभी को कि अनलेस और अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं, तो ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव वर्ड लिया रहता है, तो उसके साथ एडिशनली हमें नॉट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और टेंस को हम देख करके अगर बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से हमने फिर पॉजिटिव स्ट्रक्चर में बना दिया, यानी कि डू नॉट का प्रयोग हटा दिया है। ओके, क्लियर है। चल फिर फर्स्ट एग्जांपल जहाँ इम्प्रूवमेंट पे आते हैं तो आई, यू एंड ही। तो ये आपको जानकारी हो चुकी है कि हमारा जो ऑर्डर होता है वो 2, 3 और 1, यानी सबसे पहले यू आएगा, फिर हमारा ही आएगा और फिर हम लिखेंगे एंड आई, आर स्टूडेंट। डन है। सेकंड पे आते हैं, नो बडी कैन नॉट डू दिस वर्क। ये भी अगेन कई बार आ चुका है। जो एग्जाम्पल्स रिपीट होते हैं वो अपने आप में फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पे और उनको हमें अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो अब सेकंड पे बात करें तो नो बडी के बाद कैन नॉट की जरूरत नहीं है। जब नो बडी खुद ही ना कह रहा है तो क्या करेंगे, तो सिर्फ हम यहाँ पर से नॉट का प्रयोग हटा देंगे। तो यानी नो बडी कैन डू दिस वर्क, कोई भी यह काम को नहीं कर सकता है। थर्ड है ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, एज इफ मानो ही इज मैड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एज इफ जब वर्ड आता है तो उसका अर्थ होता है मानो, और ये सब्जेक्टिव मूड को कहता है। और सब्जेक्टिव मूड के बाद जो हमारा वर्ब आता है वो है आपका वर। ठीक है, एज इफ मानो आई वर समबडी, यानी मैं ये हूँ। तो यहाँ हो जाएगा ही वर, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें कल्पनात्मक रूप से जो वर्ब का प्रयोग करना है वो किसका करना है, वर। क्लियर है, नोट करे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से है। फोर्थ आते हैं, द थीफ वॉज सेंट टू द प्रिजन। तो सभी को मालूम है कि जो प्रिजन वर्ड अगर थीफ के लिए आया हुआ है तो इस कंडीशन पर कल्पिट पर्सन के लिए जब प्रिजन का वर्ड का यूज करते हैं तो उससे पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, आर्टिकल के जो प्रयोग होते हैं वो अपने आप में मिसिंग्स होते हैं, यानी कि दिखता है लेकिन अगर आपको बेस्ट यूज नहीं मालूम है तो आप मिस कर सकते हैं। ठीक एक एग्जाम्पल इससे पहले वाले में यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है, वो लिखा है ही वॉज काउड डाउन, है ना, बाय द थ्रेट। तो इसमें हमने इम्प्रूवमेंट कराया था कि ये काउड के बाद डाउन नहीं आएगा, लेकिन काउड मतलब झुकना होता है, ठीक है, दुबकना होता है, तो वो तो इम्प्रूवमेंट इसको करना था कि ये काउड डाउन अपने आप में सही है, बल्कि यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। तो थोड़ा इसको इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा, तो असली जो आंसर हो जाएगा ही वॉज काउड डाउन बाय थ्रेट, यानी काउड डाउन बाय थ्रेट वर्ड होता है, द थ्रेट नहीं होता है। एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट आप कर लीजिए इस बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं तो लिखा हुआ है 5th नंबर पर, ही गेव मी मैनी गुड एडवाइसेस, उसने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। तो फिर से इंफॉर्मेशन और एडवाइस अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ ये अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है। डन है, ओके। फिर 6 नंबर पे आते हैं, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारा सिंगुलर में होना चाहिए। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग ना करके सिंगुलर फॉर्म में किसका प्रयोग करेंगे, हैज।
तो ईच ऑफ अस हैज सेपरेट बुक्स टू रीड। डन है, गुड। फिर नेक्स्ट 7 नंबर पे लिखा है ही सून विल रिटर्न होम। तो यही बात थी कि जो सही होता है वो अपने आप जवान पे आ जाता है। क्या आ जाता है कि जो हमारा सून वर्ड है उसकी जो पोजीशन होना चाहिए, तो ही विल सून रिटर्न होम, कि वह शीघ्र ही घर आ जाएगा, या फिर ही विल रिटर्न होम सून। तो ये सून वर्ड जो है ये गलत पोजीशन पर है, या तो हम इसको सबसे लास्ट में करें तो वो आपका ज़्यादा बेटर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ही विल रिटर्न होम सून या ही विल सून रिटर्न होम। डन है, चलो। फिर 8th में वी हैड गॉन टू द सिनेमा लास्ट नाइट। तो आपका जो लास्ट वर्ड है, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या यस्टरडे या एगो, ये मोस्टली या हमेशा आप कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट को बताता है। और पास्ट की कंडीशन पे ये परफेक्ट करके एग्जाम्पल बना के दिया गया या प्रेजेंट परफेक्ट करके बना दिया, तो इसको सही करते हैं। तो करें क्या, तो हम पिछली रात गए हुए थे नहीं, हम पिछली रात गए, तो गए का हो जाएगा वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। ओके, डन है। चलिए फिर आ जाते हैं 9 नंबर में, आई हैव अप्लाइड फॉर लेक्चररशिप। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लेक्चररशिप नहीं होता बल्कि हमारा लेक्चरशिप होता है। तो ये बस जितना होता है उतना ही स्पेलिंग को नोट किया जाता है, अलग से एडिशनल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने लेक्चररशिप के लिए नहीं अप्लाई किया, लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसमें आर का प्रयोग नहीं होगा। फिर 10th नंबर पे देयर इज नो रीजन फॉर मी। यहाँ पर कोई कारण नहीं है फॉर मी, मेरे लिए, गोइंग देयर। तो आपको मालूम होना चाहिए नो रीजन के बाद जीरन का प्रयोग ना करके हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। तो क्या इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि देयर इज नो रीजन फॉर मी टू गो देयर। जब पर्पसफुल एक्शन की बात करते हैं तो जीरन और इन्फिनेटिव में हम इन्फिनेटिव को चूज करते हैं। जो बात बताई बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा कि जब पर्पसफुल बात करते हैं तो जीरन और इन्फिनेटिव में हम इन्फिनेटिव को चूज करते हैं या यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां कोई कारण नहीं है मेरे लिए जाने को। ओके, डन। फिर 11 पे आ जाए, अ पिक्चर हैज बीन हैंग्ड ऑन द वॉल। तो आपके 2 वर्ड होता है, हैंग से एक आपका ईडी होता है और एक आपका हंग। तो इस हंग का मतलब होता है नॉर्मली लटकाना, और ये जो हैंग्ड वर्ड है जो यहाँ पे अभी गलत वर्ड है, तो उसका जो मीनिंग निकलेगा वो है फांसी पे लटकाना। तो तस्वीर को लटकाया गया है ना कि फांसी पे लटकाया गया है। तो इस सही वर्ड का जो प्रयोग किया जाएगा वो हो जाएगा अ पिक्चर हैज बीन हंग ऑन द वॉल। एक तस्वीर को दीवार पर टांग दिया गया है। ओके, डन है। फिर 12th एग्जाम्पल पे लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज ग्रेटर देन पटना। तो सबको मालूम है कि तुलना कंपैरेटिव जो होता है इक्वल टर्म पे होना चाहिए। तो दिल्ली की तुलना हम पटना से कर रहे हैं कि दिल्ली के पॉपुलेशन की तुलना पटना के पॉपुलेशन से। तो अब हम सेंटेंस को देखें तो यहाँ पॉपुलेशन का कंपैरिजन हो रहा है ना कि सिटी का। तो अब पॉपुलेशन के जो कंपैरिजन हो रहा है तो उसमें ऑफ करके एग्जाम्पल है, तो इसी को दोबारा ना लिख करके, यानी हमें लिखना असली चाहिए द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज ग्रेटर देन, फिर हो जाएगा द पॉपुलेशन ऑफ पटना। और चूंकि नाउन को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं तो उसकी जगह प्रोनाउन फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा दैट ऑफ। तो यहाँ पर जो है दैट ऑफ पटना। डन है, ये मोस्टली एग्जाम्पल सभी बच्चों को आता है। फिर 13 पे आते हैं आई विश काश। तो अभी हमने बात की आपसे कि जब हम कल्पनात्मक बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम सब्जेक्ट कुछ भी हो वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ एज इफ है ना, मानो, तो ही इज मैड ना होकर के ही वर मैड। तो उसी तरह से हो जाएगा आई विश काश आई वॉज एज इंटेलिजेंट। तो आई वॉज नहीं होगा बल्कि यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा वर्ब। मैं हूँ उतना ही बुद्धिमान जितना कि माय ब्रदर, भाई है। ओके।
ओके, डन है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बात करते हैं। ये कल्पनात्मक बातों में सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे कोई वो नहीं है। ये आपका सब कल्पनात्मक के आता है, सब्जंक्टिव मूड की बात करता है। एक अलग से हेडिंग का सब्जंक्टिव मूड के यूज का एग्जाम्पल बनाया जाएगा। फिर आई डिड नॉट बाई एनी ऑफ 2 बुक्स। तो आपको मालूम है कि जब 2 की बात करते हैं तो 2 में से कोई नहीं की बात होती है, तो हम वहाँ पर नीदर, जिसको आप नाइदर भी कह सकते हैं, का प्रयोग करते हैं। तो अब उसको सही एग्जाम्पल इसको अगर करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा गलत होगा। हमारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो आई रहेगा और नहीं खरीदा, ठीक है। तो आई बॉट ये हमने टेंस देखा कि ये डिड नॉट का प्रयोग किया गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो उसी हिसाब से सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई बॉट। अब हमने बता देना है नीदर फॉर द, हो गया कि दोनों में से कोई नहीं, नीदर ऑफ द 2 बुक्स। अब ये हमने पूरा एग्जाम्पल लिख दिया, ठीक है। तो बस हमें यहाँ से यहाँ वाले स्ट्रक्चर की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको हम इम्प्रूव करके लिख देंगे कि आई बॉट, मैंने खरीदा, नीदर ऑफ द बुक्स 2 बुक्स, यानी दोनों में से कोई एक भी किताब नहीं खरीदी। तो जो कहने का गुड एक्सप्रेशन है वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो कभी कभी एक शब्द नहीं बल्कि पूरा स्ट्रक्चर को हमें सही फॉर्म में लिखना होता है, वो आपके सामने है। डन है। चलो 15 है, आई हैव नॉट हैड सम ब्रेकफास्ट। मैं नहीं लिया हूँ कुछ। तो आपसे बात हो चुकी है कि जब नॉट आ जाएगा तो इस नॉट के बाद दूसरा हम नॉट या नाइदर करके वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ना ही इनके बाद सम करके एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों की जगह हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, एनी। तो आई हैव नॉट हैड और एनी ब्रेकफास्ट, मैंने कोई खाना या ब्रेकफास्ट नहीं लिया है, ठीक है। तो यहीं पे आपने ध्यान देना, और नहीं तो और अच्छा हो जाएगा आई हैव नो, ठीक है, ब्रेकफास्ट। तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो उसका एक्सप्रेशन होता, और ये परफेक्ट के हिसाब से बना है तो इसमें आपने सिर्फ सम को हटा करके एनी का प्रयोग कर दीजिए और आपका बेस्ट एक्सप्रेशन हो गया। डन है। 16 में लिखा है डू नॉट प्रिवेंट मी, रोको मत। और प्रिवेंट, जितने रोकने वाले वर्ड हैं उनके बाद प्रेपोजिशन आपका आता है फ्रॉम, और इस फ्रॉम यानी किसी भी अदर फॉर्म का प्रयोग करते हैं प्रेपोजिशन, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। तो हो जाएगा डू नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम, और क्या है, वर्किंग, मुझे कार्य करने से मत रोको। ओके, डन है। चलिए 17 है, दिस स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे। तो ये यस्टरडे से क्लोज था नहीं, क्लोज है, यानी इस फैक्ट जो है पहले चला और आज तक बनेगा, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। तो हो जाएगा हैज बीन, कि दिस स्कूल हैज बीन क्लोज्ड सिंस यस्टरडे, कल से लेके अभी तक बंद है। ओके, डन। फिर एग्जाम्पल 18 लिखा ब्रिंग मी एनी कॉफ़ी टू ड्रिंक, कोई भी कॉफ़ी ला। तो ये या तो हम कहेंगे कि मुझे कॉफ़ी ला के दो या थोड़ी सी ला के दो। तो अब ये थोड़ी का कोई मात्रा वगैरह एक्सप्रेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे शब्द हो गया ब्रिंग मी कॉफ़ी टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए कॉफ़ी दे दो, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट होते हैं जो हमारे एग्जाम्पल्स में आते हैं, यही बड़े सेंटेंस में लिखे जाते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट का पॉइंट या एरर का पॉइंट बस इतना ही होता है कि एक छोटी सी बात को डिफर करके एग्जाम्पल दे दिया जाता है, जिसकी हम बाय प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं और अच्छा अपना परफॉर्मेंस करते हैं इन द एग्जामिनेशन में, ठीक है। और आपकी क्वेरीज को 1 बाय 1 करके सॉल्व किया जा रहा है। तो आप अगर और भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।